अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद ख़ान और इस वक्त मैं शगुफ्ता जबीन के साथ बैठा हुआ हूं उनके ऑफिस में। शगुफ्ता जबीन जो है ये इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी में जॉब करती हैं और ये जो है सेटलमेंट काउंसलर हैं यहाँ पे। तो इनसे अभी बात करेंगे। मैं इनको अपने कैमरे पर लेकर आता हूँ। शगुफ्ता इस वक्त मेरे कैमरे में आ गया। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? सब ठीक है? जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, आपने इतने मसरूफ वक्त में मुझे टाइम दिया, आपने मुझे इतना वक्त दिया और आप काफ़ी लोग अभी आपको देखना शुरू हो गए हैं। शगुफ्ता, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन कराएं। अच्छा जी, मेरा नाम शगुफ्ता है और मैं कनाडा जो है पाकिस्तान से आई हूँ और मैं 2007 में आई थी अपने बच्चों के साथ अंडर स्किल्ड वर्कर कैटेगरी में। जी जी। और मैंने वहाँ से बैचलर मास्टर ऑफ ऑनर एग्रीकल्चर किया था, लेकिन यहाँ पर से फिर मैंने ह्यूमन सर्विसेज में डिप्लोमा किया और फिर इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी को मैंने 2010 में ज्वाइन किया एज ए सेटलमेंट एंड इंटीग्रेशन काउंसलर। तो ऑलमोस्ट इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी के साथ में 8 साल हो गए और जिसमें मैं जो है तकरीबन बहुत सारी औरतें जो पाकिस्तान की हैं, इंडिया की हैं, अफगानिस्तान की, और क्योंकि मैं पश्तो बोलती हूँ, उर्दू बोलती हूँ, पंजाबी भी समझ आती है, बोल भी लेती हूँ, तो हिंदी में भी फिर लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। तो ये सारी जबानें आती है, तो इसलिए सारी कम्युनिटी जहाँ इंडिया पाकिस्तान की है तो उनको भी सर्व करती हूँ। और इसके अलावा भी और दूसरी मुल्कों से अगर लोग आते तो उनको भी सेटलमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, आपका रिच एक्सपीरियंस है। शगुफ्ता, यहाँ हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है कैलगरी पाकिस्तानी कम्युनिटी, तकरीबन 7,500 उसके मेंबर्स हैं। उसमें हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जी। तो उस पे ये डोमेस्टिक वायलेंस का काफ़ी लोग कंसर्न है, काफ़ी कैलगरी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पाकिस्तानी कपल्स के बीच में। आपको इस तरह के केसेस आते हैं? जी, बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। औरतों का बड़े मसाइल है यहाँ पर। जी जी। तो उस सिलसिले में मैं आया हूँ। मैंने कहा कि आपकी जो इल्म है ये लोगों तक पहुँचाऊँ, लोगों को पता चले कि क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है अगर आप मुश्किल में हैं। तो सबसे पहले शगुफ्ता, यहाँ पे जब हमारे पाकिस्तानी आते हैं कपल्स, वहाँ पे पाकिस्तान में वो ठीक होते हैं, यहाँ पे आके वही कपल्स जो कि पाकिस्तान में बड़ी खुशी से रहते हैं, यहाँ आके उनके झगड़े शुरू हो जाते हैं। क्या वजह, क्यों आपस में इतनी बर्दाश्त की कमी हो जाती है, क्यों लड़ते हैं ये सब? आबिद साहब, मैं आज जो बात करूंगी तो जनरल बात करूंगी मैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं और मैं भी कि वो मुझे देख भी रहे हो, तो मैं कोई भी ये चीज अपने ऊपर पर्सनल ना लेके, मे बी कि वो ये सोचे कि अच्छा जी घर में पता है कि मैं भी शगुफ्ता के पास गई हूँ, तो ऐसे ना हो कि वो ये समझे कि मेरी बात कर रही है। मैं जनरल बात करूंगी कि असल में प्रॉब्लम कहाँ होती है, क्योंकि मेरा तजर्बा है, जहां तक मैंने 8 साल आपको बोला कि लोगों को हम सर्विसेज देते हैं, तो जहां तक मेरा तजर्बा है मसला ये है कि पाकिस्तान से जब कपल आता है तो बहुत खुश होते हैं कनाडा के लिए। जैसे यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो उनको सबसे बड़ा कल्चरल शॉक लगता है कि यहाँ का कल्चर वहाँ का बहुत डिफरेंट है। दूसरी चीज ये है कि जबान का मसला होता है, लैंग्वेज का बैरियर भी होता है, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जब औरतें यहाँ पर आती हैं पाकिस्तान में, जैसे कि आपको पता है हर दूसरे दिन या किसी की शादी हो रही है या किसी का बच्चा पैदा हुआ है, बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार सारे जो है ना आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो आपको दिन का एहसास ही नहीं होता कि दिन गुजरा कैसे। आप विजिट करते हो, वो विजिट करते हैं, यानी कि आप का कम्युनिटी के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत ज्यादा आपके विजिट्स होते हैं, वो भी करते हैं। और आप भी मर्द जो होते हैं वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, शाम को घर आ जाता है तो उसके लिए औरत भागती है कि इसके लिए खाना भी बनाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, तो उसका एहसास नहीं होता कि आप अकेले हो। तो आप जब कनाडा में आते हैं तो यहाँ पर जो है वो आपका कम्युनिटी के साथ जो है ना ज्यादातर आप किसी को जानते नहीं हो, बाहर निकलने से जो है ना डरते हो कि बैरियर, लैंग्वेज का बैरियर है, बात कैसे, कम्युनिकेशन कैसे होगी। दूसरा ये होता है कि आपकी एजुकेशन इतनी, बाज लोगों की इतनी नहीं होती कि वो खौफ होता है कि बाहर जाके पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि लॉस्ट हो जाए, तो बहुत सारी चीजें होती हैं।
तो औरत का जो है वो दायरा बहुत महदूद हो जाता है, जिसमें सिर्फ उसका हस्बैंड आता है, उसके बच्चे आते हैं और एक घर की चारदीवारी में बैठी होती है। मैं उन औरतों की बात नहीं करती जो बाहर जॉब करती हैं। जो जॉब करने वाले थे उनके भी बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन जो घर में होती है तो वो सारा दिन जो है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है सब सुबह जाते हैं काम को, शाम को आते हैं, तो वो किसी के घर जा ही नहीं सकते। जाते भी तो हमने पहले से बोलना होता है कि मैं आ रहा हूँ, आऊं या ना आऊं, कोई बिजी है तो आप जा ही नहीं सकते। तो वो सुबह से शाम तक अपने हस्बैंड का इंतजार करते हैं। अगर हस्बैंड रात की ड्यूटी करते हैं तो वो दिन को सोता है, अगर दिन की करते हैं तो रात को थका होता है। तो इतना टाइम हस्बैंड के पास भी नहीं होता कि वो बच्चों को और बीवी को ज्यादा टाइम दे सके। ठीक है, उससे जो है वो छोटी छोटी चीजें दिल में हमारी होती हैं, तो उससे जो है ना हमारा कम्युनिकेशन गैप आता है। हम लोग इतना ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे के साथ, अपने दिल की बात जो है ना वो शेयर नहीं करते। जो छोटी छोटी चीजें तो हम बहाना बना के किसी एक चीज को लेके उस पर झगड़ा शुरू कर देते हैं। ठीक है, जिससे जो है ना वो छोटी छोटी चीजें आपकी बढ़ती जाती हैं और आपके घर का माहौल खराब होता है। जबकि हम दूसरी साइड पे अगर मर्द को देखें, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ औरत का मसला होता है, मर्द भी स्ट्रेस में होता है। एक इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो जो है वो अपने प्रोफेशन में उसको जॉब नहीं मिलती, 7-11 पे काम कर रहा है, टिम हार्टन पे काम कर रहा है, या किसी भी स्टोर पे अक्सर शुरू में लोगों को रात की ड्यूटी मिलती है। तो वो जब जॉब करता है तो वो भी फ्रस्ट्रेट होता है। वो कहता है मैं किधर आ गया, मेरी अपनी जॉब थी, अच्छा इंजीनियर था, डॉक्टर था, अच्छी सैलरी थी, अच्छी सी लाइफ थी, स्टैंडर्ड वाली गाड़ी थी, बंगला था, सारा कुछ था, नौकर चाकर। तो वो चीज वो जो है ना वो उसको चुभती है, वो खफा होता रहता है। तो वो चीज जो है, क्योंकि मर्द का आपको पता है कि ज्यादा वो अपने इमोशंस शो भी नहीं करता, अपने दिल ही दिल में रखता जाता है, तो उससे भी जो है ना घर का माहौल वो एक्सप्रेस नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं होती, तो आपस में बात नहीं करते हमारे लोग। हालांकि अगर थोड़ी सी भी बैठ के आपस मियां बीवी बात करें, मे बी के बीवी के पास कोई सोल्यूशन हो, मे बी के हस्बैंड के पास उसका, तो तब हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एक चीज तो ये आ गई है, सेपरेशन है, लैंग्वेज बैरियर है, कल्चर शॉक है। दूसरी जो चीज है, हमारा अक्सर ये होता है कि जब यहाँ पर आते हैं तो हमारा सिर्फ प्लास्टर का कार्ड चढ़ता है हर चीज के लिए। ठीक है, खाना खरीदना है, जो चीज भी बाहर से बाजार से कोई चीज भी खरीदनी हो तो हमारा ये होता है कि चलो कार्ड यूज कर लो। औरत जब यहाँ आती है तो उसके लिए बहुत ज्यादा उससे एक्सपेक्टेशन होती है, मर्द से भी एक्सपेक्टेशन कि जी मेरा बेटा कनाडा जा रहा है, वहां ये जॉब करेगा। आपको पता है पाकिस्तान में एक बंदा कमाता है और 10 बंदे खाते हैं। ठीक है, जब किसी का बेटा यहाँ आता है तो उसके लिए भी उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, जब बेटी आती है उससे भी एक्सपेक्टेशन होती है माँ बाप की। तो बेटी के हाथ में अगर कुछ नहीं होता तो आगे से उसको उसकी भी स्ट्रेस होती कि मेरे माँ बाप बहन भाई वो कहेंगे कि कुछ इन्होंने मेरी मदद ही नहीं की। ठीक है, इसी तरह बेटा जो होता है, मर्द के पास पावर होती है, वो कमाने वाला होता है और उसके पास इख्तियार होते है कि वो डिसीजन ले ले अपनी तरफ से, वो नहीं पूछता बीवी से, तो वो हेल्प कर लेता है। या चलो कभी नहीं भी कर सकता क्योंकि इतने पैसे नहीं कमाता कि वो सबकी हेल्प, घर भी संभाले वहां भी करे, लेकिन चलो 100-200 से कुछ नहीं होता। जबकि औरत वो नहीं कर पाती, और जब वो नहीं कर पाती तो उससे जाहिर है उनका मूड डिफरेंट होता है, खफगी होती है, घर में परेशानी होती है। और दूसरा ये कि फिर वो ट्रस्ट जो होता है, वो ट्रस्ट लेवल भी इतना नहीं होता दोनों में। मर्द इतना ट्रस्ट उस पर नहीं करता कि यार मैं इसको पैसे दूंगा पीछे। हालांकि मैं कहती हूँ अगर $100 भी औरत को दे देना, अगर फर्ज करो वो चाइल्ड टैक्स बेनिफिट में कहती हूँ, ये भी सबसे बड़ा शर है उनमें। बच्चों के पैसे आते हैं, 1000 आते हैं, $1500 आते हैं, $2000 आते हैं। अगर इसमें से एक औरत जो है वो, क्योंकि ये औरत के नाम पे आते हैं, अगर $100 भी $10 से 10,000 रुपया बनता है पाकिस्तानी, अगर वो 10,000 रुपया भी अपने माँ बाप बहन भाइयों की थोड़ी बहुत भी मदद कर ले तो मैं कहती हूँ मर्द इस पे खफा ना हो, कुछ भी नहीं बनता इससे। तो उसको खुशी खुशी वो इजाजत दे, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस दे, उस पर ट्रस्ट करे कि चलो अगर किसी के समझ ले कि ज़कात है, खैरात है, किसी की मदद करने, चलो घर बाहर नहीं तो अपने घर में किसी के, तो मेरे ख्याल में मैं कहती हूँ कि अगर ये बहुत बड़ी हेल्प होगी और औरत खुश भी होगी कि चलो। और आपको पता है पैसा जब इंसान के पास आता है ना तो उसको वो पावर भी आती है और वो फिर डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का पावर भी औरत को मिलती है। तो ये है कि थोड़ा सा वो ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है, आपस में कम्युनिकेशन हो, ठीक है, फाइनेंशियली आप औरत को स्ट्रांग करें तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जबकि दूसरी साइड पे वो औरतें हैं जो जॉब करती हैं, ठीक है, वो औरतें जो जॉब करती हैं
वो सुबह जाती हैं, शाम को आती हैं। जी जी। तो हमारे मर्द तो उसको औरतों को जॉब के लिए निकाल देते हैं कि चलो ठीक, क्योंकि उसकी हेल्प हो रही होती है। घर में बच्चे हैं, घर की मॉर्गेज देनी है, रेंट देना है, घर की ग्रोसरी खरीदनी है, बहुत सारी चीजें। और एक यहाँ पर कनाडा में एक बंदे से पूरा घर नहीं चल सकता। अगर चलता भी है तो बहुत मर मर के चलता है, तकलीफ से होता है। पैसा अगर आता है दोनों तरफ से, मियाँ बीवी से, घर की खुशहाली आती है। ठीक है, तो अगर फर्ज करो वो औरत सुबह काम करती है, शाम को आती है, तो हमारी औरत से तो डबल काम की एक्सपेक्टेशन होती है। क्योंकि हमारा मर्द तो पाकिस्तान में उसको ये चीज होती है कि उसने सारी उम्र तैयार, क्योंकि बाहर काम करते शाम को घर आते, उसको तैयार सब कुछ मिलता है। यहाँ पर भी वो उसकी हैबिट बन जाती है। तो उसने तैयार पानी का गिलास भी बीवी से मांगना है, प्लेट भी उसने बीवी से धुलवानी है, ठीक है, खाना भी उसने बीवी से पकवाना है। ठीक है, तो जब औरत घर आती है तो घर में उस पर डबल बोझ आ जाता है। तो उस सूरत में अगर मैं कहती हूँ कि अगर एक मर्द थोड़ा सा अपने आप को चेंज कर ले, थोड़ी सी अपने आप में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर ले, मैं ये नहीं कहती कि वो झाड़ू उठा के बस घर की सफाई शुरू कर दे, ठीक है ना, मैं ये कहती हूँ कि चलो अगर पानी का गिलास बीवी से ना मांगे, उठ के खुद ले ले, एक प्लेट में खाना खा लिए, एक प्लेट उठा के खुद धो ले। अगर ये भी नहीं कर सकता तो कम से कम शाम को अपनी बीवी को आके कहे कि थैंक यू बीवी, तुमने सुबह से शाम तक, दोपहर तक अपना ड्यूटी की है और उसके बाद मेरे बच्चों की मेरी खिदमत की है। अगर उसको एक थैंक यू कह देना तो मेरे ख्याल में औरत की एनर्जी जो है ना अगले दिन के लिए डबल हो जाती है। जबकि ये थैंक यू कहना हमारे मर्दों में ये ज़र्फ बिल्कुल भी नहीं है। वो तो इसको अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। तो मैं कहती हूँ अगर थोड़ा सा ये चेंज कर ले तो आप देखेंगे एक घर में कितना चेंज आता है, कितनी खुशियां आती हैं। अच्छा, ये नौशीन तारिक हैं, ये कह रही है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं शगुफ्ता, आपकी एक एक बात बिल्कुल सही है। अमजद नवीद भाई भी आपकी तारीफ कर रही है। एक और हमारी बहन है बिनते हवा जी, वो और लिख रही है शी इज रियली हेल्पफुल लेडी इन ऑल मैटर्स। ये शायद आपको जानती होगी। जी जी। अच्छा, दूसरा ये सवाल है कि ये जो हमारी खवातीन यहाँ पर आती हैं कैलगरी में, वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनती हैं, उनको गालियां भी पड़ती हैं, उनको मार भी पड़ती है, और वो फिर भी नहीं चाहती कि मेरा घर टूट जाए। ठीक है, वो ये नहीं चाहती कि मेरी हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो जाए, सबके बावजूद, और वो चाहती है कि मेरा घर जो है वो मेरे बच्चे सफर ना हो। खैर मैं कुर्बानी दे दूंगी, उसको मार भी पड़ती है, हस्बैंड उसको मारता भी है, गालियां भी दे, लेकिन वो फिर भी चाहती है कि मेरा घर न टूटे। उसको समझ नहीं आती कि मैं किसके पास जाऊं। सब लोग उसको, वो जब अपने रिश्तेदारों को कहती है तो वो रिश्तेदारों को कहते हैं गुजारा करो गुजारा करो गुजारा करो, ठीक है, लेकिन हस्बैंड को समझ नहीं आती। वो चाहती है कि हस्बैंड को जरा मैं सही करूं, इसको समझाऊं। तो ऐसी कोई जगह है कैलगरी में कि वहां जाके ये मतलब ये लड़की किसी, उसको डर भी होता है ऐसा ना हो कि मैं जाऊं कहीं मैं बोल दूं उनको कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, वो सेपरेशन ना करा दे। हाँ जी, बिल्कुल। मेरे ख्याल में ये है कि अक्सर लोगों को ये डर और खौफ लगा रहता है कि अगर मैं अब्यूज हो रही हूँ, ठीक है, मुझे हस्बैंड डांट रहा है, इमोशनली खराब कर रहा है, मुझे बेइज्जत कर रहा है, मेरे साथ लड़ाई कर रहा है, मुझे मार रहा है, तो अगर घर में उनके बच्चे हैं तो वो इस चीज से अक्सर औरतों के दिल में यहाँ पर ये खौफ होता है कि अगर मैं किसी को कहूंगी तो मेरे बच्चे मुझसे ले लिए जाएंगे। ठीक है ना, ये खौफ रहता है। चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज वाले आएंगे, ये पहले ही दिन से, ये जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो मेरे दिमाग में भी यही बात थी कि ये यहाँ तो बच्चे ले लिए जाते हैं, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। मेरे ख्याल में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वो अब्यूज हो रही है तो मैं अपने मुंह से बोले, अपने हस्बैंड से बात करें कि क्यों मेरे साथ इस तरह कर रहा हो। अगर हमारे मसले हमारे घर में सॉल्व हो सकते हैं तो कोशिश करें अपने मसले हम अपने घर में ही सटा के तीसरे बंदे को पता ही ना चले, और मर्द उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, मिल के सॉल्व करें। अगर तो मिल के सॉल्व नहीं हो रहे तो उसको ये भी ऑप्शन दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सेंटर हैं, जैसे कि कैलगरी, मैं आपको बताऊंगी कैलगरी काउंसलिंग सेंटर है। ठीक है, तो हमारा इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी, हमारा मेंस का प्रोग्राम है, वहां पर हमारे काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, क्लासें होती हैं, ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, जिसमें अगर फॉर एग्जांपल एज ए फीमेल मैं फील करती हूँ कि मुझे काउंसलिंग की जरूरत है,
मैं जो है ना, मुझे एंगर मैनेजमेंट के लिए काउंसलिंग चाहिए, मुझे किसी और ऐसी चीजें जो मुझे नुकसान दे रही है मेरे घर में, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरी फैमिली को, तो ये नहीं है कि आप नहीं डिस्कस कर सकते हो। उनकी वर्कशॉपें होती हैं, ग्रुप काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल होती है, मे बी कि आपको वो कोई सोल्यूशन बता दे। अच्छा, ठीक है। तो उसके बेस पे अगर आप नहीं कर सकते और वो हद आ जाती है कि आप किसी भी सूरत में गुजारा नहीं कर सकते, पहले तो आप जरूर किसी के साथ शेयर करें। मैं बैठी हूँ, आप वो औरतें जो हमारी पाकिस्तानी है मेरे पास आ सकती हैं, जो भी उनके मसाइल होंगे मैं गौर से सुनूंगी, हर चीज उनकी कॉन्फिडेंशियल होगी, किसी के साथ हम डिस्कस नहीं करते, हर चीज कॉन्फिडेंशियल होगी। उसको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ रिसोर्सेज है, किस के साथ कनेक्ट हो सकती है, कहाँ पर हेल्प ली जा सकती है, और उसके बाद फिर इन दोनों पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये तुम पे डिपेंड करता है। अगर एक मर्द को वो काउंसलिंग के लिए कह रही है, अगर वो नहीं जाता तो जबरदस्ती हम उसको नहीं लेके जा सकते। ठीक है। हाँ, अगर वो हद आ जाती है जहां पर औरत कहती है कि अब किसी भी सूरत में गुजारा नहीं है, क्योंकि औरतों को जो है ना ये एक स्टिग्मा सा है कि उसको ये डर लगता है कि हाय मेरा घर खराब हो जाएगा तो मेरे माँ बाप क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई क्या, पीछे जवान बहनें बैठी होंगी, लोग कहेंगे कि फलानी कनाडा चली गई है तो कनाडा में खराब हो गई है, और औरतों को देख के अंग्रेजों की तरह होगी। ये चीजें हम लोग सुनते रहते हैं। तो वो जो है फिर उस सूरत में वो बेचारी कहती है, बच्चों को देखती है कि बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। और अल्टीमेटली अगर मियाँ बीवी खफा है, आपके मूड खराब है, आप झगड़ा फसाद करते हो घर में, आप ये ना समझो क्या कि बच्चे नहीं देख रहे आपको, आपके बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं, महसूस भी करते हैं। और अल्टीमेटली माँ जो होती है वो बच्चों के लिए पहली दरसगाह है। घर जो है, हम कहते हैं ना कि कम्युनिटी खराब करती है। मेरा तजर्बा है, मैं अपने तजर्बे से कहती हूँ कि घर का माहौल बच्चों पे बड़ा डिपेंड करता है, असर करता है। अगर घर का माहौल अच्छा हो ना, आप यकीन करो आपके बच्चे इतने अच्छे बड़े होंगे, इतने अच्छे होंगे कि वो मिसाली बच्चे होंगे। ठीक है, क्योंकि उनको घर में खुशी मिल रही है। आप खुद सोचो, जब आपको अच्छा खाना घर में नहीं मिलता तो आप बाहर अच्छा खाना खाने के लिए जाते हो ना। ठीक है, होटल में, रेस्टोरेंट में। अगर आपकी घर में खुशियां नहीं होगी तो आपके बच्चे बाहर निकलेंगे। हमें ये खौफ लगे हाय बच्चे चले ना जाए, हाय बच्चे हमें छोड़ के नहीं जाएंगे कभी भी छोड़ के, अगर आपके घर का माहौल अच्छा हो। आप अपने मसाइल खुद, आप अपने मूड से अपने बच्चों पे इफेक्ट ना करें, देखना आपके बच्चे मिसाली बच्चे होंगे। ठीक है। अगर आप हर तरफ से कह दें कि कहीं भी हमारा गुजारा नहीं होता, तो फिर हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस शेल्टर भी है। ठीक है, और उनका फोन नंबर भी है, जो नंबर है 4032660707। ठीक है, वहां पर ये शेल्टर है, आप उधर भी जा सकते हो। ठीक है, या आप अगर फॉर एग्जांपल ऐसी सिचुएशन आती है जैसे फिर खुदा ना खास्ता लड़ाई मारकुट है, कोई ना कोई, जैसे कि ड्रग पे भी होता है। ठीक है, कोई ऐसी फैमिली भी जैसे हस्बैंड है बिल्कुल गुजारा करने के काबिल नहीं है, बच्चे सिवियरली इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस सूरत में आप ये कर सकते हैं कि या तो डायरेक्ट जो है आप 911 को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अवल तो इसकी नौबत ही ना रहे, लेकिन अगर आती भी है 911 को कॉल कर सकते हैं। 911 वाले आपको वहां से उठा के पहले तो आपको घर में आके पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। उसमें अगर आपको जबान नहीं आती, आप उर्दू स्पीकिंग करते हो, उनको फोन पे ही बताते तो वो अपने साथ इंटरप्रेटर लेके आएंगे। ठीक है, जो इंटरप्रेटर आपको इंटरप्रेट करेगा और वो बाकायदा तौर पर सारी रिपोर्ट हर चीज दर्ज करेगा। अगर तो ऐसा कोई अब्यूज का केस है कि सिवियर अब्यूज है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस है कि वो समझते हैं कि मर्द को निकल जाना चाहिए घर से, तो वो उसी वक्त उसको निकालेंगे और आपको सेफ्टी देंगे, आपके बच्चों को, आपको। लेकिन अगर वो ऐसे समझे कि सिर्फ और सिर्फ वार्निंग देनी है तो वो वार्निंग दे देंगे। वार्निंग देने के बाद फिर अगर दोबारा ऐसा केस हुआ तो उस सूरत में अगर वो उस बंदे ने जेल जाना है या घर से उनको निकालना है तो बाकायदा उसको निकाल लेंगे। या अगर आपको घर छोड़ना पड़े एज ए फीमेल तो वो आपको और आपके बच्चों को सेफ प्लेस पे यानी कि शेल्टर में लेके जाएंगे। ठीक है, शेल्टर में ले जाके वहां पर आपको केस वर्कर मिलेगी। केस वर्कर जो है वो आपको बाकायदा तौर पर जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देख के आपके लिए इनकम सपोर्ट के लिए अप्लाई करेगी, आपके लिए हाउसिंग के लिए अप्लाई करेगी, आपकी और बहुत सारी जरूरतें जैसे बच्चों का स्कूल है, इमरजेंसी शेल्टर है, जो भी है वो सारा कुछ आपके लिए अरेंज करेगी। ठीक है, एक दफा जब आप इनकम सपोर्ट पे चले जाते हो फिर उसके बाद जो है ना आपके बाकी के मसाइल सारे हल होंगे। जैसे आप सोचेंगे कि
जी अच्छा, बच्चों का जो है ना वो फाइनेंशियली बाप सपोर्ट करना चाहिए उसको, यानी कि चाइल्ड सपोर्ट मिलना चाहिए, स्पाउसल सपोर्ट मिलना चाहिए। तो उस सूरत में फिर जो अल्बर्टा वर्क से इनकम सपोर्ट वाली आपकी इनकम सपोर्ट शुरू हो गई। आपके लिए ना जैसे है घर का इंतजाम हो गया, फिर आपके लिए वो बाकायदा तौर पर चाइल्ड सपोर्ट के लिए वो आपको भेजेंगे अप्लाई करने के लिए, उसमें स्पाउसल सपोर्ट भी होगा। अच्छा। और फिर अगर आपको लॉयर करना हो तो लॉयर की सूरत में आपको कैलगरी लीगल गाइडेंस है, उनकी क्लिनिक्स में आपको लॉयर की एडवाइस चाहिए, या अगर आपको लॉयर चाहिए तो लीगल एड अल्बर्टा वाले हैं जो लो इनकम लोगों को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने डिवोर्स फाइल करनी है, सेपरेशन लीगली करनी है, सारा कुछ, तो वो आपको लॉयर आपको प्रोवाइड करेंगे और वो लॉयर आपका केस सारा लड़ेगा कोर्ट में, और उसको फिर आप मंथली जो है ना $50 $60 जितनी भी आपकी तौफीक होगी तो आप एज अकॉर्डिंगली एवरी मंथ आप पे करेंगे। तो आप 911 को डायरेक्ट इमरजेंसी में भी कॉल कर सकते हो, और अगर आपका कोई दोस्त है या आपके फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो, आपकी जॉब है, तो आप अपना डायरेक्ट भी खुद घर छोड़ के जा सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ या किसी भी जगह पे आप रेंट पे लेके, तो फिर आप खुद से भी अल्बर्टा वर्क्स के पास जाके वहां पर इनकम सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, और लीगल एड अल्बर्टा में जाके वहां पर अपने लिए एक लॉयर का करके वहां वो इनटेक फॉर्म भर देंगे और आपको लॉयर देंगे, मे भी आपको अपनी जबान का चाहिए, तो उसके बाद फिर आपका केस आगे जाएगा चाइल्ड सपोर्ट के लिए, कस्टडी के लिए, बच्चों के लिए, स्पाउसल सपोर्ट के लिए। तो ये सारी चीजें लीगल है। हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि चाइल्ड सपोर्ट कितना मिलेगा, स्पाउसल सपोर्ट कितना मिलेगा, क्योंकि ये लीगल है। तो ये कोर्ट में डिसाइड होगा। ठीक है, कस्टडी किसके पास होगी, लेकिन ये मैं कह सकती हूँ कि जब आपको सपोर्ट मिलेगा वो बेस्ड होगा वो आपकी इनकम पे भी और आपके स्पाउस की इनकम पे भी, कि कितना उसकी इनकम है, कितना वो सपोर्ट कर, लेकिन उसी दिन से होगा। एक दूसरी चीज मैं यहाँ पर बताती हूँ, और वो है सेपरेशन के हवाले से, मे बी कि आपका ये आगे क्वेश्चन भी हो। तो जी वो मैं आगे बोलूंगा। ओके, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल सेपरेशन हो जाती है, उनकी बर्दाश्त इतनी नहीं होती वाइफ की कि वो हस्बैंड की एब्यूज को और टॉलरेट करे, ठीक है। फिर वाइफ को पता नहीं होता कि मैंने जाना कहाँ, सेपरेशन स्टार्ट कहाँ से लेनी है। उसको ये डर भी होता है कि मैं बच्चों के साथ अगर निकलूंगी घर से, हस्बैंड से जान छोड़ूंगी, तो शेल्टर में शायद मैं बच्चों के साथ नहीं रह सकती। ये उसका एक वो होता है। और दूसरा डर उसको ये लगा होता है कि ऐसा ना हो हमारी सेपरेशन हो जाए, बच्चे मेरे हस्बैंड के पास चले जाए। हालांकि उसका हस्बैंड बहुत अब्यूजिव होता है, वो उस वाइफ को मारता भी है हर तरीके से। तो उस सिलसिले में वाइफ को सबसे पहले किसको फोन करना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल वो फ्रेंड को कहती गुजारा करो, मार खाओ, जो भी है गुजारा करो। सबसे पहले तो अगर देखो उसने डिसाइड किया पक्का कि किसी सूरत में भी नहीं है टॉलरेट, फिर तो 911 को कहें। 911 एग्जैक्टली। दूसरा मैं ये सजेस्ट करूंगी सारी बहनों को कि अगर तो आपको 911 को कॉल नहीं करनी, आप सेपरेशन कर ले, चले जाते हो घर छोड़ के, आपको रिसोर्सेज के साथ कनेक्शन चाहिए, फिर ये 211 नंबर है, 211। अच्छा, इस पे कॉल करें। ये आपको आपसे सुनेंगे कि आपका केस क्या है, आप चाहती क्या हो, क्वेश्चंस क्या है। 211 वाले आपको रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है। और ये 24 आवर्स इनकी लाइन होती है? इनकी लाइन जो है जी हाँ, मैं चेक कर लूंगा। हाँ, लेकिन इनकी जो है ना, इनमें ये सिटी ऑफ कैलगरी वालों का है 211, तो इसमें ये कॉल करके तो इस पे से जो है ना हेल्प ले सकती है। और इसके अलावा डिस्ट्रेस सेंटर भी है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है, ठीक है, और आपको उसका सलूशन नहीं मिल रहा, और आपको खुद काउंसलिंग की जरूरत है। जैसे इंसान को अपना पता चलता है कि मैं किस हद तक हूँ, खुद काउंसलिंग की जरूरत है, तो आप डिस्ट्रेस सेंटर से भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी खवातीन भी होती हैं जो कहती हैं कि मैं इस वक्त डिप्रेशन में हूँ। ये 24/7। अच्छा, ये 24/7। और इसकी हेल्पलाइन है, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्राइसिस लाइन भी है इनका, क्राइसिस लाइन 403-266 हेल्प 4357 है। ठीक है। और इस पे यहाँ जाके
ये आपको जरूर आपको एडवाइस करेंगे, आपके साथ हेल्प कर सकते हैं। जी, ये डिस्ट्रेस सेंटर है। का ये है फोन नंबर और ये जी हाँ, सारा है। ये गूगल करके तो आपको सारा पता चल जाएगा। अगर आपको फर्दर हेल्प चाहिए ना तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रेस सेंटर है। दूसरा, ये कैलगरी कम्युनिटी सर्विस गाइड है। जी जी, ठीक है, थोड़ा सा करिए। हाँ, अच्छा, ये कैलगरी कम्युनिटी सर्विस गाइड है। ये आपको चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों, अच्छा, कहीं भी आप कम्युनिटी सेंटर हो, जैसे हमारा कम्युनिटी सेंटर है फाल्शर ड्राइव पे, जी जी, ठीक है, 95 फाल्शर ड्राइव, अब उसका नाम चेंज हो गया, नॉर्थ ईस्ट फैमिली कनेक्शन ऑफिस। अच्छा, मैं हर वेडनेसडे आफ्टरनून को वहां भी बैठती हूँ, अच्छा, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक, ठीक है। ठीक है, तो इस गाइड में सब कुछ है, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ यहाँ पर, जैसे हमारी शेल्टर की बात चल रही थी, ठीक है। अब आप एब्यूज हो रहे हो, असॉल्ट हो रहे हैं, नजर आ रहा है जी, थोड़ा इसको करीब करें। अच्छा, ये अब ठीक है, हाँ। बिल्कुल तो ये सारे शेल्टर्स हैं, सब एड्रेसेस है यहाँ पर। जी जी, ये आप कम्युनिटी गाइड में देखोगे ना, आपको हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, शेल्टर्स चाहिए, इमरजेंसी शेल्टर है, एजुकेशन से रिलेटेड है, फाइनेंशियल है, ये सारा कुछ इसमें डिटेल में है। ये बहुत अच्छी गाइड है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे भी कह सकते हैं, यहाँ पर जेनेसिस सेंटर में मैं ला सकते हूँ, मे बी के 1000 वॉइसेस जेनेसिस सेंटर में हो। तो इस गाइड का होना हर मेल और फीमेल जो भी है उनके पास होना चाहिए, और ये हर साल नया आता है। अच्छा, हर साल 2018 का भी है, तो 2019 का आएगा, जिसमें आपको हर वक्त पर्स में रखें और या अपने पॉकेट में रखें। कभी भी आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप इससे लेके सारी इंफॉर्मेशन, सीनियर है, यूथ है, बच्चों के लिए है, जो कुछ है सब कुछ इसमें। मे बी के बहुत सारे लोगों को इसका पता भी हो, लेकिन ये बहुत जरूरी गाइड है। जी जी, और आप सब आपको मैं एक दूंगी इसका। मैं अभी लेके जाता हाँ, एक यूथ के लिए भी है। जी, जी। यूथ के लिए ये है, जिसमें जैसे कि यूथ के प्रोग्राम्स हैं या जितनी भी सपोर्ट और सर्विसेज है, इसमें सारा कुछ है। यूथ का मतलब कितने एज से कितने ये तो यूथ का मेरे ख्याल में अंडर 18 है, अंडर 18, हाँ, टीनेजर्स के लिए। तो आप ये दोनों रख लो ना, ठीक है। और कभी भी आपकी कम्युनिटी में किसी को भी जरूरत हो तो आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बहुत अच्छी चीज आपने मुझे दे दी, मैं हेल्पफुल चीज। जी जी, अच्छा, ये तो हो गई खवातीन की बात, ठीक है। खवातीन के साथ बहुत जुल्म भी होता है, और ये रिसोर्सेज भी आपने बताए। ये बहुत सारे मर्दों के साथ भी जुल्म होता है, उनको स्पॉन्सर करके यहाँ पे लाया जाता है जी, फिर यहाँ उनको एब्यूज किया जाता है, हमारे जो भाई हैं, और उनको धमकियां दी जाती हैं कि तुमने पैसे सारे मुझे देने, तुमने ये करना, तुमने। तो काफी मेन जो है वो भी, मेल जो है वो भी एब्यूज के शिकार हो जाते हैं। मेल भी रोते हैं अपनी वाइफ की खराब एटीट्यूड की, तो वो कहाँ जाएंगे। अच्छा, मर्दों की सूरत में आप ये ना सोचे कि उनके लिए सपोर्ट नहीं है। जी जी, मैंने जिसे पहले बोला कैलगरी काउंसलिंग सेंटर है, तो कैलगरी काउंसलिंग सेंटर में मेल जो है वहां पर अप्रोच कर सकते हैं। तो उनका एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं मेल डोमेस्टिक एब्यूज आउटरीच प्रोग्राम, जी जी, ठीक है, जिसमें वो काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, एडवोकेसी भी करते हैं, सोशल सर्विसेज की तरफ भी रेफरल करते हैं, ठीक है, उनको रेफरल पर हाउसिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली भी हेल्प करते हैं, और अगर उनको कोई लीगल गाइडेंस चाहिए तो लीगल गाइडेंस के लिए भी वो हेल्प करते हैं। तो लीगल गाइडेंस के लिए जैसे कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं, जब आप कैलगरी लीगल गाइडेंस के पास जाओ तो वो कहते हैं कि जी आप नॉन प्रॉफिट को अप्रोच करो, तो उनकी क्लिनिक्स लगती हैं, डिफरेंट डेज पे होती है। जैसे मेरे ख्याल में सेंटर फॉर न्यू कमर में सेकंड है कि थर्ड, लेकिन ये उनके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अच्छा, तो उनमें फैमिली लॉयर भी आते हैं और इमिग्रेशन लॉयर भी आते हैं। अच्छा, तो वो जितने भी उनके इमिग्रेंट्स, जितने भी न्यू जो उनके क्लाइंट्स हैं, तो उनके लिए थ्रू सेंटर फॉर न्यू कमर वो बुकिंग होती है और उनको फ्री लीगल एडवाइस दिया जाता है, अच्छा, ठीक है। वो एक दिन के लिए उसको हर महीने एक दिन होता है जिसमें लॉयर्स आते हैं, तो आप उनके साथ अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। हमारे इदारे में भी इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी में, तो हमारा जो है वो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। अगर जैसे आपने भाई को स्पॉन्सर करना है, पेरेंट्स को करना है, कोई भी इमिग्रेशन से रिलेटेड आपका इशू है, तो वो इमिग्रेशन लॉयर हमारे ऑफिस में आते हैं। तो वहां पर आप बाकायदा हेल्प ले सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट करके बुकिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी हमारी वेबसाइट पे जाके तो वहां पर देख सकते हो। तो इसके अलावा
मेल के लिए जो है एक है वेटलैंड क्राइसिस शेल्टर जो स्ट्रेथमोर में है। तो अगर फर्ज करो ऐसे मेल हैं जो एब्यूज का शिकार हैं और वो बेचारे या तो उनको घर से निकाल दे या वो खुद घर छोड़ के चले जाए कि जब तक वो सेटल नहीं होता उसको शेल्टर कोई नहीं मिलता, तो वो वहां पर जाके जो है ना और कैलगरी ड्रॉप इन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर है जो डाउनटाउन में है, तो वहां पर उनको शेल्टर मिल सकता है। तो ऐसी चीज नहीं है कि उनके लिए सपोर्ट नहीं है। ये है कि लिमिटेड है, औरतों के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि मर्दों के लिए भी सपोर्ट है। डाउनटाउन में जो शेल्टर है कैलगरी ड्रॉप इन एंड रिहेबिलिटेशन या उधर भी मिल सकता है। जी हाँ, लेकिन ये है कि वेटलैंड क्राइसिस शेल्टर जो है स्ट्रेथमोर में, स्ट्रेथमोर इतना दूर नहीं है, करीब ही है। तो ये गूगल करके देख ले तो वहां पर उनको मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे जो बुजुर्ग आते हैं, सुपरविजर पर भी आते हैं, स्पॉन्सर पर भी आते हैं जी। वो बेचारे यहाँ पर बहुत ज्यादा एब्यूज का शिकार होते हैं। एब्यूज इस किस्म के कि वो यहाँ पर आइसोलेट हो जाते हैं, उनकी यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं होती, हस्बैंड वाइफ ये दोनों जॉब के लिए चले जाते हैं या एक चले जाता है, फिर वो अगर वो उसकी बहू वो भी सही उनको एक्सप्लॉइट करती है, अगर दामाद हो वो भी उनको सही एक्सप्लॉइट करता है। तो ये जो बड़ों का जो एब्यूज होता है, ठीक है, कभी कभी तो बड़ों के साथ भी फिजिकल एब्यूज होता है, तो इस बड़ों के कोई जगह है जहाँ पे ये जा सके? बिल्कुल इनकी जगह है, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ अपने बहन भाइयों को ये बताना चाहूंगी कि आपके भी माँ बाप होंगे, ठीक है ना। आज अगर हम इस जगह पर बैठे हुए तो अपने पेरेंट्स की वजह से। जी, बिल्कुल। अगर मैं पढ़ती नहीं, मेरे माँ बाप मुझे पढ़ाते नहीं, तो आज मैं इस जगह पर कनाडा में ना बैठी होती। मैं भी पाकिस्तान में जो है कहीं जो है ना किसी के घर में झाड़ू मार रही होती, लेकिन मैं अपने माँ बाप पे बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने इस जगह तक मुझे पहुंचाया। और मेरी तरह आप लोग भी हैं, ठीक है। तो अगर हम दिल बड़ा करके, स्पेशली बच्चों में बेटियों से तो इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि माँ बाप बेटियों के घर में जाके रहें। हाँ, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जैसे माँ बाप मर गया, माँ अकेली रह गई, तो बेटी चाहती है कि वो उसकी माँ सेफ से जगह पे आ जाए, पीछे ना भाई है ना रिश्तेदार है कोई, तो उसको सपोर्ट दे दे, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। इस पे उसके हस्बैंड को खफा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। माँ बाप का हक कोई पूरा नहीं कर सकता। इसी तरह मर्द है तो मर्दों के से जैसे बेटा होता है तो बेटे से माँ बाप की बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है। हम उसको पैदा करते हैं, बड़ा करते हैं, हम अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, कि हम कहते हैं कि ये बेटा मेरा कल जवान होगा, जो है मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ठीक है ना। तो उस पे किसी बेटी को खफा नहीं होना चाहिए, बहू को, क्योंकि ये बेटा जो होता है ये आसमान से उतर के नहीं आता, इसको किसी ने पैदा किया होता है, इस पे कोई बहुत कोशिश की जाती है, बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मैं कहती हूँ उनके एब्यूज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत बुरी बात है। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि जिसमें बेटा पूरी रात काम करता है, माँ को बुला के, उसकी माँ बेवा है, उसके घर में बैठी है, बहू रात को अंडे और दूध फ्रिज के ऊपर रख लेती है, सबसे ऊपर छत पे, ताकि सास का उस तक हाथ ना पहुंच सके, ठीक है ना। तो वो बूढ़ी जो है वो सिर्फ रोती है, वो किसी को ये नहीं कहती कि मेरे साथ ये हो रहा है। हमारे पास जब वो आते हैं वो दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन हमारे पास भी उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि हम किसी को कहते नहीं कि फलाने की माँ को ये हो गया। अगर हम उनको कहते हैं कि आप एब्यूज केस में इतलाक करो पुलिस को, ठीक है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करते, मेरे बेटे को शर्मिंदगी होगी, मेरे बेटे को कोई पुलिस ना ले जाए, मेरी बहू को, मेरे उसके बच्चे, तो उनके प्यार की वजह से वो खामोश होती है। तो मेरी सबसे दरखास्त होगी कि हम अगर इतना बड़ा दिल करते हैं, माँ बाप है, इनका हक हम पूरा नहीं कर सकते, और जब तक ये जिंदा है तो हम इनके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर ये मर जाए हम सिर्फ फरमानी कर सकते हैं। और ये भी याद रखो कि हम जो है इस जगह पर हमने भी आना है, कल को हमारे बच्चों ने जवान होना है, उनसे हमारी, अगर हम काम नहीं करते, ठीक है, इस मुल्क में तो फायदे हैं, पेंशन मिलेगी, बच्चों का मोहताज नहीं होगा, बच्चों से मैंने क्या मांगना है, लेकिन नहीं, बच्चों की फिर भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो अब हमें अपने फ्यूचर से डरना चाहिए कि हमारा फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है ना। तो हमें माँ बाप के साथ करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी के बुजुर्ग माँ बाप है तो मेरे ख्याल में
अगर उनको स्पॉन्सर करते हैं तो औलाद का फर्ज है कि उसके हाथ में उसका लैंडिंग पेपर भी दे, उसका पीआर कार्ड भी उसमें होना चाहिए, उसको पासपोर्ट भी उसके पास होना चाहिए, और उसको इमरजेंसी के लिए अपने माँ बाप को पूरी एक्विप भी करें, उनको बताएं कि कौन कौन सी रिसोर्सेज है, कौन कौन सी हेल्प अवेलेबल है। उनको इस तरह न रखे कि बिल्कुल पागलों की तरह कि उनको बाहर कदम उठाते के लिए भी डर लगे कि हम बाहर निकलेंगे तो, और ये थ्रेट मिला कि अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो हम तुम्हें वापस भेज देंगे। वापसी का उनका कुछ नहीं है, उन्होंने अपने बच्चों के साथ मरना है, ठीक है ना। तो फिर भी अगर उनको जैसे कि बास सीनियर हमारे बुजुर्ग होते हैं जिनको आता है फोन करना, जिनको लिखना पढ़ना मैट्रिक पास है, 12वीं पास है, बीए के मेरे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं जो एजुकेटेड है, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमीडिएट डेंजर का वो है, खतरा है कि मुझे कोई मारने वाला है या मेरा कोई गला दबाने वाला है या कोई कुछ करने वाला है, तो उस सूरत में जो है वो 911 को डायरेक्ट कॉल करें। बिल्कुल इस पे एक सेकंड भी। दूसरा, अगर वो ये थ्रेट करे कि हम आपको भेज देंगे, कहीं भी ऐसा नहीं है। कोई भी कोई स्पॉन्सर करता है, अगर आपकी गलती नहीं है तो कोई आपको वापस नहीं भेज सकता। ये भूल जाओ कि आपको कोई वापस, बीवी को स्पॉन्सर किया है, बीवी ने खावन को स्पॉन्सर किया है, कोई किसी को वापस नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि IRCC सिटीजनशिप इमिग्रेशन कनाडा कहती है कि अगर आप अब्यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी ने स्पॉन्सर किया है तो आप अब्यूज ही रहो। आप हमें इतला करो, और आपकी राइट है कि आप 911 को राइट अवे इतला करो। अगर 911 जो है ऐसा डेंजर नहीं है कि आपको राइट अवे किसी को करना है, तो उस सूरत में नॉन इमरजेंसी रिस्पांस है कैलगरी पुलिस सर्विसेज, जिसका नंबर है 4032661234, ठीक है। करबी शेल्टर एल्डर अब्यूज लाइन है। करबी सेंटर में भी केस बहुत सारे लोगों को पता होगा, और मैं तो हर कपल को, जो यंग कपल है, माँ बाप के जो बच्चे हैं, बेटा है, बहू है, ये आपका हक है और आपका फर्ज है कि आप अपने वालिदैन को या आपके सास ससुर हैं उनको जरूर करबी सेंटर का बताएं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि करबी सेंटर से ही उनका जो है टैक्स फाइल करना है, इस पे आप पे भी, इनके पे भी बर्डन कम होगा। कोई प्रोग्राम्स है, जैसे कंप्यूटर की क्लासें हैं, कहीं सैर के लिए जाना है, जैसे आइसोलेशन में इनको नहीं रखना चाहिए। जितने ज्यादा ये बिजी होंगे, जितने ज्यादा कम्युनिटी इवेंट्स में ये जो है पार्टिसिपेट करेंगे, उतना ही आपके लिए खुशी होगी। और ये करबी सेंटर में इसकी एज कोई लिमिट है? इसमें जो है वो जो है सीनियर्स 54-55 से अबाव जो होते हैं, अच्छा, लेते हैं। हमारा इमिग्रेंट सर्विसेज का कम्युनिटी इनिशिएटिव एक्सेस प्रोग्राम फॉर सीनियर्स है। अच्छा। तो हमारी भी जो है बहुत सारी जैसे लिटरेसी की क्लासें जिसमें कंप्यूटर और सीनियर सीखते हैं, उनके लिए वर्कशॉपें होती हैं। जैसे कि बहुत सारे, जैसे हम हर टॉपिक के अल्बर्टा, जैसे सर्विस कनाडा का बंदा आ गया, अल्बर्टा सीनियर बेनिफिट का आ गया, किसी ब्लू क्रॉस का बंदा आ गया, ताकि सीनियर्स को सारा पता हो कि मेरे कौन कौन से बेनिफिट है जिसके लिए मैं अवेयरनेस रेजिंग प्रोग्राम होते हैं हमारे। अभी पिछले हफ्ते मेरे ख्याल में फ्राइडे को हमारे सीनियर्स का ग्रुप था, तो वो बैंफ गए सैर के लिए। तो फ्री सैर में मजे से गए, खूब उन्होंने एंजॉय किया, शाम को 6 बजे वापस आए, तो बहुत खुश थे। जब वो जैसे कि सीनियर का कोई प्रोग्राम हो, साल मनाया जाता है, तो हम उन सबको बुलाते हैं, मजे से पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन, मैं अक्सर देखती हूँ इतनी कम इंडिया कम्युनिटी के पंजाबी सारे आ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तानी बहुत थोड़े होते हैं। उनको बुरा लगता है कि मैं क्यों बूढ़ों के उसमें, मैं भी क्यों, उनको अवेयरनेस ना हो, मैं भी उनको पता ना हो। तो मेरे ख्याल में अगर मेरे माँ बाप मेरे साथ हो, मैं तो उनको कहूंगी कि जाओ, ताकि वो खुश रहे, मेरे पे बोझ कम होगा। वापस आएंगे तो कंप्लेंट नहीं करेंगे कि मैं घर में बैठा हुआ हूँ, ये सारा दिन सुबह से शाम तक निकल जाते, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर फ्रस्ट्रेशन जब उनको होगी तो ऑटोमेटिकली हमको होगी, ठीक है। तो अगर फर्ज करो सीनियर का ऐसा वो हो, तो हमारे यहाँ पर परमिंदर भी आती है हर वेडनेसडे को। तो उसमें जो है वो सुबह मेरे ख्याल में 8:30 बजे से आफ्टरनून तक काउंसलिंग करती है, और उसके बाद उनकी यहाँ पर वर्कशॉप होती है। लेकिन ये प्रोग्राम जो है आप उनके साथ डायरेक्ट, परमिंदर गिल नाम है, इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी, हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर का प्रोग्राम है, तो वो काउंसलिंग के लिए भी उनको भेज सकते हैं, उनकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों, क्योंकि वो घर में सारा दिन बैठे रहते हैं। तो जब घर में बैठा रहता है 24 घंटे, तो उसके दिमाग में काम भी कुछ नहीं करता, जी जी, ऑटोमेटिकली उसने फिर
कुछ ऐसे ही सोचना है। दूसरा, हमारे लोग उनको काम भी नहीं करने देते ना कि ये सीनियर है क्या, ये बूढ़े बाप को कहते हैं बैठ जाओ आराम से, क्या करना है बाहर निकल के। लेकिन ये तो एक हेल्दी एक्टिविटी है, हेल्दी है, बिल्कुल, वॉक के लिए चले जाओ। लेकिन प्रोग्रामों में शामिल होंगे तो इवेंटों का चले जाए, चलो अटेंड करके आगे बाबा जी क्या देखा आज, वो बहुत खुशी खुशी आपको बताएगा। जी जी, ठीक है ना। तो उसके अलावा जो है करबी शेल्टर जैसे व्यूज के हवाले से मैं आपने पूछा, तो उनकी लाइन है और उसका नंबर है 403-705-3250 और सीनियर्स हेल्पलाइन भी है और वो है 403-264-7700। तो ये आप देख लें। जी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सही है, ठीक है। ये अगर कोई एल्डर अब्यूज में हो, हाँ, तो वो कॉल कर सकते घर हैं। में कोई तंग कर रहा हो, दामाद या बहू, ये जैसे अब्यूज कुछ भी हो सकता है, देखो मार भी खा सकते हैं, ठीक है, बुरे नाम से किसी को आप पुकारें, ठीक है, आप किसी बंदे को बूढ़े को कंट्रोल कर रहे हो, बेबी उसकी पेंशन के पैसे आ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे सीनियर ऐसे हैं बेचारे पेंशन लेते तो उनके बेटे और बहू है उनसे पेंशन जबरदस्ती ले लेते हैं। अच्छा। तो उनके पास छोड़ते ही नहीं है। अब $1400-1500 उनका हर महीने आता है, ठीक है। तो वो कहते हैं पैसे दे, तो वो बेचारा रोते ही रहता है। वो कहते हैं कि मतलब पैसा किसको नहीं अच्छा लगता। और अल्टीमेटली वो पैसा वो कहीं लेके नहीं जाते, वो वही अपने पोते पोतियों पे लगाएंगे। जी जी बिल्कुल, बेटे के हाथ में देंगे। लेकिन अगर आप उससे जो है ना जैसे कि थ्रेट करें और उसको जो है ना उससे जबरदस्ती छीने, अब जैसे उसका अक्सर सीनियर्स का जो है ना वो उनके क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनके बच्चों के पास होते हैं। अच्छा। हाँ, जब वो क्रेडिट कार्ड जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल वो करते हैं ना, जो पैसे यूज करते हैं, तो वो फिर जाहिर उन बेचारों को पता नहीं होता। तो इस तरह है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसा केस है तो आप ये न समझें, हेल्प है, सपोर्ट है, अव्वल तो ऐसी सिचुएशन ही ना लेके आए। अपने बड़ों का अदब करें, बड़ों की हेल्प करें, उनको सेटलमेंट में मदद करें, क्योंकि कितने साल उन्होंने जीना है। जी जी बिल्कुल। तो हमारे ऊपर उनकी बड़ी उम्मीदें हैं। बिल्कुल। तो मैं कहती हूँ कि कम से कम अगर हमारे केसेस जाए बाहर तो हमें बहुत खुशी और फख्र होना चाहिए कि भाई जी हम अपनी सीनियर्स का कितनी हेल्प कर रहे हैं, कितना प्यार कर रहे हैं। तो ये लाइन है जहां पर मोस्ट प्रोबेबली करबी सेंटर जो है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन नहीं है तो मैं तो कहती हूँ शुरू से उनको ये नॉलेज जरूर देना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत आपने अहम बताया। जी हाँ। अच्छा, आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो है चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज 18 साल से कम के बच्चे हैं, ठीक है। बहुत छोटे बच्चे, उनको माँ बाप मारते भी हैं, माँ भी मारती है, बाप भी मारता है, जी ठीक है। वही हमारा पाकिस्तानी कल्चर होता है और डांटते भी बहुत ज्यादा है। हाँ जी। तो ये बच्चे तो किसी को कह भी नहीं सकते, वो छोटे होते हैं, लेकिन दूसरे घर वालों को पता होता है कि ये बाप कितना मारता है बच्चों को, बड़ी शदीद तरीके से मारता है, ठीक है। बगैर मारे हुए भी हमने देखे हैं बच्चों की तरबियत लोग कर रहे होते, बहुत अच्छी। तो इसका क्या तरीका है? ये बच्चे कहाँ पे जाएं? बच्चे तो देखो, जब बच्चे स्कूल में होते हैं ना, ज्यादातर ये नॉलेज तो स्कूल से उनको मिल जाती है, टीचर से बाकायदा उनसे बताते हैं कि अगर आपको कोई ऐसे अब्यूज कर रहा हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो स्कूल में ज्यादातर नॉलेज बच्चों को हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है, क्योंकि बच्चे भी माँ बाप से बहुत प्यार करते हैं, जी, अगर मारते भी है तो वो उसके बावजूद बोलते नहीं बोलते। लेकिन अगर कोई और देखता है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई भी टॉलरेट ना करे। अगर कोई बच्चा के सामने आप अपने बच्चे को मारे, बिल्कुल, अगर मैं स्ट्रीट में भी देख लूं ना कि कोई बच्चे को मार रहा है तो मुझे रिपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और अगर रिपोर्ट नहीं करोगे तो मे बी के उसको नुकसान भी पहुंचे, तो हम रिस्पॉन्सिबल है, कम्युनिटी फिर रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। तो बच्चों के लिए अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो उसके लिए ये है कि लोकल कैलगरी में भी है, ठीक है, जिसमें है कैलगरी एंड एरिया चाइल्ड एंड फैमिली सर्विसेज अथॉरिटी वाले, ठीक है। उसको आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो, जिसमें उनका नंबर है 403-297-6100। ठीक है। उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो और उनका एड्रेस है नंबर 300-1240 किंगस्टन रोड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कैलगरी से बाहर रहते हो और आपको नंबर का पता नहीं है, तो कैलगरी का था जो मैंने यहाँ से निकाले, और भी बहुत सारे नंबर है। तो सिंपल ये है कि आप 310 और 4 टाइम 00000 पे कॉल करें और उनसे अपना एरिया बता के और
एब्यूज का केस दर्ज करे वो आपको अपने एरिया के मुताबिक नंबर से कनेक्ट करे। अच्छा, ठीक है। ये वो connect हाँ, करते और दूसरा एक चाइल्ड एब्यूज हॉटलाइन भी है, हैं। अच्छा, और वो है 1-800-387-5437। जी जी, 1-800-387-5437। और उसके बाद आप को वो कनेक्ट करेंगे जो है केस वर्कर से, जी जी, और वो केस वर्कर फिर आगे जो है ना वो आपको सारी फैसिलिटी सारा कुछ वो करेंगे। लेकिन वो फिर लीगली क्या होता है, आपने कोर्ट में जाना है, पेरेंट्स ने, माँ बाप दोनों ने या एक ने, जो बंदे अब्यूज कर रहे हैं, सेपरेशन होती है, क्या होता है क्या नहीं होता, तो वो सारा कुछ जो है ना वो फिर लीगली आपको वो करते हैं। इसमें ये अक्सर जो सेपरेशन हो जाती है, फिर दूसरी शादी हो जाती है, तो स्टेप फादर या स्टेप मदर जो होती है, वो भी काफी अब्यूज करते हैं बच्चों को। हाँ हाँ, तो ये बढ़िया आपने नहीं अच्छी ये लाइन है, information फोन बताई। करें और बताएं, जी, लेकिन कोशिश करें कि ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि बच्चे की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, और ये चीजें बच्चे के साथ जाती हैं। वो फिर आज आप उसको मारेंगे तो वो जो है ना वो कल को थोड़ा सा भी बाहर निकलेगा तो अपने दोस्तों को मारेगा, जी जी, रिवेंज में होगा। ठीक है, क्योंकि ये आदत बन जाती है। और वही बच्चा जो है ना कल को थप्पड़ मारेगा, थोड़ा बड़ा होगा हाँ, तो फिर गन रखेगा। बिल्कुल, ठीक है, तो अगर हम बच्चे का जो इनिशियल जो 2 साल होते हैं ना, 2 साल के बाद, हाँ, 2 साल तक आप बच्चे को बहुत अच्छी तरह शेप कर सकते हो, जी उसको बहुत अच्छे तरीके से बड़ा कर सकते हो। जी जी, मैंने यहाँ पर ह्यूमन सर्विसेज में जो पढ़ा है ना, मैं कहती हूँ आई विश के मैंने ये पाकिस्तान में पढ़ा होता। अच्छा, तो अगर उस तरीके से मैं अपने बच्चे को बड़ा करूँ ना, मैं कहती हूँ वो परफेक्ट बच्चा होगा। माशाल्लाह, क्या तो ये है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है, जी जी, और उसको तराशना जो है वो हमारा काम है। बिल्कुल, अब बच्चा जो होता है वो अपने साथ वो आते अल्लाह की तरफ से नहीं लाता, जी जी, और ये हमारा फर्ज है, हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह ने हमें अगर एक बच्चा दिया है तो उसकी ब्राटअप कैसे करना है, उसको तरबियत कैसे देनी है, ये फिर हम पे लागू है कि हमने उसको, और हम उसको अच्छा भी बड़ा कर सकते हैं और खराब भी कर सकते हैं। तो ये अब कैसे होता है ये हमारे हाथ में। लेकिन जिस वक्त वो 10 साल का हो जाता है, 10 साल के बाद फिर जो है ना किसी को ठीक करना भूल जाओ कि उसका अच्छा, वो उसने सीख लिया होता है, वो 10 साल का ग्रूम हो चुका हो चुका होता ज़हन है, बन चुका होता है। तो सबसे बेस्ट जो है ना वो 2 साल है, 2 साल के बाद हमारे पास 5 साल है, 5 साल के बाद 10 साल तक हम उसको अच्छी तरीके से रख सकते हैं। और मैं कहती हूँ हम सब माँ बाप को ये कोशिश करनी चाहिए, और हम अपने बच्चों पे कोशिश करेंगे, उनको पूरा सुपरवाइज करेंगे, उनकी अच्छी तरबियत करेंगे। भूल जाओ कि कल को तुम्हें ये खौफ हो कि तुम्हारा बच्चा जो है वो कोई गलत काम करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। सारी तरबियत की बात होती है। जी हाँ, शगुफ्ता आपका बहुत शुक्रिया। शगुफ्ता का नंबर मैंने लिखा हुआ है, इनका ऑफिस का नाम भी मैंने लिखा हुआ है, आप इनको फोन करके इनसे अपॉइंटमेंट लेके आ सकती हैं। जो भी आपके प्रॉब्लम हो, आपको हस्बैंड तंग करता है, आप चाहती हैं कि मेरा घर भी ना टूटे, हस्बैंड भी ठीक हो जाए, आपको सेपरेशन में जाना हो, जो भी हर किस्म का जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इनसे अपॉइंटमेंट लेके इनके पास आए। ये आपको जगह भी बता देगी कि इनका ऑफिस कहाँ पर है। जी मैं वो और बताऊंगी। आखिर में शगुफ्ता, अच्छा शगुफ्ता जो है ये उर्दू भी बोल सकती है, पश्तो भी बोल सकती है। जी हाँ। तो ये काफी और कौन सी जुबानें बोल सकती है शगुफ्ता? अच्छा, मैं असल में बेसिकली भन्नू की हूँ, अच्छा, कुहाड़ से, उधर छोटा सा हाँ, शहर है, खैबर खैबर पख्तूनख्वा पुख्तान से इनका हूँ। ताल्लुक है। और मेरी अम्मी जो है वो अफगानिस्तान से थी, अच्छा, और मेरे अब्बू जो है वो यूसुफ जी हैं, स्वात वैली के थे। अच्छा, तो अभी भी हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, माफ हो तो चुके। लेकिन हम वजीरिस्तान से अगर जो लोग आते हैं तो वजीरी भी बोल सकती हूँ, खटक जबान भी बोल सकती हूँ, अच्छा, माशाल्लाह, बनोची भी आती है, बेसिकली मैं मरवत बोलती हूँ। अच्छा, ठीक अच्छा, है, ठीक तो है, उस इलाके से, कुहाड़ से, बन्नू से, हाँ, इन इलाके से कोई भी बंदा हो तो बहुत खुशी खुशी से, मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं अपने लोगों की खिदमत करती हूँ। जी जी, और अपना मेरा पूरी कोशिश होती है कि फैमिली जो है ना वो जुड़ के रहे। जी जी, कभी मैं ऐसा काम नहीं करती हूँ, ना करूंगी कि जिससे मैं कहती हूँ कि फैमिली टू, अगर कोई भी औरत मेरे पास आती है, कोई भी मैं कोशिश करती हूँ उनके दिमाग में पॉजिटिव चीजें डालूं, जी जी, ताकि वो अपनी फैमिली में जुड़ के रहें। बाकी हमारी सर्विसेज जो है इमिग्रेंट सर्विसेज कैलगरी, उसमें हर जबान के लोग तकरीबन हैं। तो हमारा मेन ऑफिस डाउनटाउन में है, और है 1200 910 7th एवेन्यू साउथ वेस्ट पे। जी जी, तो अगर कोई वहां आना चाहे तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे की सिर्फ मॉर्निंग, और फ्राइडे की सुबह 8:30 से 1:30 बजे तक मैं डाउनटाउन में होती हूँ। जी। सिर्फ वेडनेसडे आफ्टरनून में 1 बजे से
4 बजे तक नॉर्थ ईस्ट फैमिली कनेक्शन ऑफिस जो कम्युनिटी सेंटर है नॉर्थ ईस्ट में, और थर्सडे को 8:30 से शाम 7 बजे तक मैं जेनेसिस सेंटर 1000 वॉइसेस में होती हूँ। अच्छा, 8:30 बजे तक। जी हाँ, तो वो यहाँ भी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अच्छा, ये काफी अच्छा टाइम है 8:30 जेनेसिस। लोग आज बिल्कुल, आप आराम से 5 बिल्कुल। बजे ऑफिस से आके आपके पास आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया शगुफ्ता, आपके इतने वक्त का। बहुत लोगों ने काफी इंफॉर्मेशन आपसे ली। ये मोहम्मद राशिद आवान आपको सलाम कह रहे वालेकुम अस्सलाम। हैं। चले राशिद भाई, आपके सलाम के साथ हम अपनी वीडियो को ओके।